नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हरियाणा क्या उड़ता पंजाब बन रहा है। जैसे उड़ता पंजाब कह के कहा गया था, और पंजाब में भी आज स्थिति है, नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कमोबेश वही स्थिति अब हरियाणा में बदलती जा रही है। हरियाणा में तमाम जगह नशे का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे युवा जो है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो लगातार जो ये स्थिति हो रही है, ये हम सबके लिए चिंताजनक है। इसी को लेकर के एनआईए ने 5 महीने में चौथी बार हरियाणा में छापेमारी की है। और उसने जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग को लेकर के हो, जिस तरीके से उसने जो पूरा नेक्सस है नशे का, ड्रग का, उसको लेकर के हो, और उसके अलावा तमाम सारी चीजों को लेके जो काम स्थानीय पुलिस को करना चाहिए, स्थानीय सरकार को करना चाहिए, वो आज भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार को करना पड़ रहा है। ये चिंताजनक स्थिति है, और इससे हमारी जो पीढ़ी, भविष्य बर्बाद हो रहा है देश का, हरियाणा का, उसको लेकर के एक चिंता होती है। इसी चिंता पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है जो बहुत संजीदा रहता है। उसी के साथ तारुफ कराता हूं आपका। हमारे साथ में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मेहर सिंह है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद सांवरिया साहब है। आनंद सांवरिया साहब नरेंद्र मोदी जी की जो पूर्व सैनिकों वाली पूरी वो है टीम है, उसके मेंबर हैं, और साथ ही जो है डॉक्टर भी हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसलिए वो तमाम चीजों को समझते हैं। इसके बाद में हमारे साथ में वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के एक विद्रोही नेता हैं, और ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के दिल खुश हो जाता है कि जो नेता मुद्दों को लेके अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ता है। हमारे साथ में विजेंद्र रेणु जी हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, और हमारे साथ में अभी कुछ और लोग जुड़ेंगे, तो आपका परिचय कराते हैं। मैं सबसे पहले आनंद जी के पास जाऊंगा आज, और उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करूंगा। सांवरिया साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं, नशा लगातार बढ़ रहा है, और नशे को लेके आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। उनकी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन हरियाणा में जहां आपका ही राज है, उसके बावजूद हालात इतने खराब हो रहे हैं कि 5वीं बार उसे छापा मारना पड़ रहा है, और चीजें नहीं सही हो पा रही। या हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि उसके इनपुट पर ही एनआईए काम कर रही है। क्या है, और क्या इसको लेके चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्यों हरियाणा में नशा बढ़ रहा है? जी आनंद जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आज आपने एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर एक डिबेट रखी, और डिबेट भी हिंदुस्तान लाइव चर्चा पे रखी, जिसके के बहुत लाखों दर्शक है। और आज की इस डिबेट से कोई पॉलिटिकल बात नहीं करे, मैं कोशिश करता हूं, ना मेरे साथी करेंगे ना मैं करूंगा। आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है, और इसके लिए हम बड़े संजीदा तरीके से इस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो नशा और ये जो नशा तस्करी या नशा बच्चों को जवाब देना, बच्चों की आदत डाल देने की, ये हमारा पड़ोसी राष्ट्र, पड़ोसी राज्य जो है पंजाब, इसका परिणाम भुगत चुका है। उसको उड़ता पंजाब के नाम से जाना गया था, और एक पंजाब जो एक सुनहरा स्टेट होता था, नहीं, आज भी है। कोई नशा पंजाब में नहीं खत्म हो गया, नशे की स्थिति, और वहां पर भी एनआईए ने छापेमारी की है। जी हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक नशा एक ऐसी, ये कोई लोकल एक स्टेट से बिलोंग नहीं करता, ना ये कंट्री से बिलोंग करता है। इसके पीछे क्योंकि बहुत बड़ी मनी पावर है, तो ये इंटरनेशनल गैंग्स हैं जो कि इस नशे को जहां जहां भी उनको बस चलता है, चाहे वो मानव तस्करी से, चाहे वो ड्रोन के द्वारा भेजते हैं, और भेज करके वो जवान जो भारतवर्ष का भविष्य है, जो जो यंग इंडिया जिसको हम कहते हैं, और सारा वर्ल्ड कह रहा है कि भारतवर्ष उभरती हुई ताकत है, उसको खत्म करने की ये एक पॉलिसी बनी हुई है। तो इस चीज के लिए
पूरा का पूरा इस जो मुहिम का, इस गिरोह की कमर तोड़ने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे ये बातचीत, सेंट्रल लेवल पे एक्शन लेना चाहता है, लेना चाहिए। एक स्टेट की पुलिस के बस में ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि कई स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जो पुलिस तक खबर भी नहीं होने चाहते। हरियाणा सरकार ने इनिशिएशन लेके 2 साल पहले 5 स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर को मिलके एंटी नारकोटिक सेल बनाया, और उस सेल को जो जिम्मेवारी दी है कि हर हालत में, ये जो मैंने फिर बताया कि ये इंटरनेशनल गिरोह है, उसके पीछे बहुत मनी पावर है और आर्म पावर है। वो किसी भी हालत में चाहता है कि मेरा बिजनेस चलता रहे। तो हरियाणा सरकार में जो एंटी नारकोटिक सेल बना हुआ है, और जिस तरह से अब G20 के प्रेसिडेंसी में भारत सरकार का प्रेसिडेंट है, भारत सरकार प्रेसिडेंट है इस बार में, तो वहां पे भी इस चीज को डिस्कस किया गया है। ये नशा डायरेक्टली टेररिस्ट। जी चलिए सांवरिया साहब का मुझे लगता है नेटवर्क कट गया है। मैं इसके बाद में आता हूं मेहर सिंह जी के पास में। मेहर जी, आपकी पार्टी ने सदैव ये कहा कि नशे के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे और बहुत सारी चीजें। हम जब पंजाब में आप सत्ता में हैं, पंजाब में स्थिति ये है कि नशे की स्थिति इतनी खराब हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2022 में कहना पड़ा कि क्या आप हर गली मोहल्ले में नशा ही बिकवाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी, तो बड़ी चिंताजनक थी। आज चलिए चूंकि हम चर्चा हरियाणा की कर रहे हैं तो हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में जब ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, खुद भारत सरकार को इस पे कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है, तो उससे ये लगता है कि क्या नशे का इतना बड़ा नेटवर्क है कि राज्य रोक पाने में सक्षम नहीं है और केंद्र सरकार के भरोसे बैठ जा रहे हैं। और पहले होता था कि राज्य इस पर काबू पा लेते थे। तो आखिर ये स्थिति क्यों हो रही? क्योंकि हरियाणा बहुत नशे वाला नहीं होता था, पंजाब में तो फिर भी थोड़ी चीजें लगातार काफी समय से चल रही थी, लेकिन हरियाणा में तो ये स्थिति नहीं थी, लेकिन आज हरियाणा में हो गई है। जी मेयर जी, अनम्यूट कर ले अपने को। मेयर जी अनम्यूट कर ले। मुझे लगता है कि समस्या है। मैं जो है इस पर रेणु जी के पास जाऊंगा। विजयन जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, मैंने आपसे जो सवाल इनसे किया था वही सवाल आपसे है कि हरियाणा नशे का राज्य नहीं हुआ करता था और आज हरियाणा में बिल्कुल जी विजयन प्रतिदिन जिस स्पीड से नशा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हर रोज नशा तीव्र गति से बढ़ रहा है, और हमारे प्रदेश में जो नशे के कारण डेथ केसेस है वो लगातार बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटने के बजाय उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है और प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि अगली हमारी युवा पीढ़ी इससे बर्बाद होती जा रही है। अब इसके ऊपर विचारणीय बात यह है, अभी जैसे डॉक्टर आनंद जी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़े लेवल पर तस्करी की जाती है। निसंदेह बहुत बड़ा गैंग है, क्योंकि एक आम वर्कर, आम जो पेडलर है वो 1000, 2000, 5000 का तो तस्करी करता नहीं है, हजारों करोड़ की तस्करी होती है। जिस प्रकार से पीछे एक अडानी एयरपोर्ट के ऊपर भी, एयरपोर्ट में भी आया था और वो हजारों करोड़ की पकड़ी गई थी। और चाहे आप दिल्ली में ले लो कि शराब की जगह खुर्दे बनाने का काम किया जाता। कहीं न कहीं मेरा मानना ये है कि ये सरकार की विफलता है। ये निसंदेह हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए इस मामले पर, लेकिन जब सरकार को पता है कि बड़े लेवल पर इसकी तस्करी होती है, इसकी जानकारी में है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए तो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन जिससे देश का ही भविष्य खराब हो रहा है, देश का युवा खराब हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कोई ऐसा तंत्र डेवलप नहीं किया जा सकता कि इसकी कमर तोड़ी जा सके? और विशेषकर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, हमें पता है कि राजस्थान से, पंजाब से तस्करी हरियाणा प्रदेश में ज्यादातर आती है, तो उसके रोकने के लिए
अगर सरकार सच्ची नीयत से कदम उठाए तो उसको रोका जा सकता है। जब सत्ता पक्ष ये कहने लग जाता है कि इसमें ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रदेश के लिए खतरनाक हो रहा है, तो भाई उसको रोकेगा कौन? देखो, विपक्ष तो सुझाव भी दे सकता है, विपक्ष तो आवाज उठा सकता है, आखिरकार रोकना तो सरकार को ही होता है। अगर सरकार नहीं रोक पाती है तो सरकार को बोल देना चाहिए कि भाई हमारे काबू से बाहर की बात है। ये बात भी सत्य है कि हर सरकार में होता रहा है, लेकिन आज जिस प्रकार से बढ़ रहा है, घटने के बजाय इसको ये बढ़ रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। अभी सरकार ने किया, कल परसों ही किया मनोहर लाल जी ने, कि हमने डब्बावाली को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया। इससे पहले हांसी को बनाया था और एक और बना, मानेसर को बना रखा है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं। भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आप पुलिस डिस्ट्रिक्ट 3 बना दिए, 5 और बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने एनसीबी बनाया था, एनसीबी बनाया, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड आपने हरियाणा में बनाया, उसमें आज तक 50% भी सीट फिलअप नहीं है, खाली पड़ा है, उसमें मैन फोर्स ही नहीं है, तो वो एनसीबी क्या करेगा? आपने पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दी, अगर वहां मैन फोर्स ही नहीं होगी, वहां जो पुलिस डेप्यूटी नहीं की जाएगी, तो उसको घोषणा करने का क्या फायदा? ये केवल चुनाव के मद्देनजर रखते इस तरह की घोषणा की जा रही है, जबकि ग्राउंड स्तर पर इस कार्य को किया जाना चाहिए। आज पुलिस डिपार्टमेंट देख लो, 50% उसकी वैकेंसी खाली पड़ी है। वो कहते हैं हमारे पास एम्प्लॉय है, जो है वो वीआईपी की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को देखो, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा आगे इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पूरे देश में है। बेरोजगार लोग, बेरोजगार युवा, पैसा तो उसको भी चाहिए, जेब खर्ची तो उसको भी चाहिए, उसको भी अपनी दिनचर्या चलानी है, रोजगार उसको मिल रहा नहीं, उसके दोनों हाथ खाली है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े स्मगलर हैं के, जो वो उनको अपने जाल में फंसा करके भाई मैं तेरे को काम देता हूं, तुम ये मेरा छोटा काम कर दो, और धीरे धीरे वो एडिक्ट हो जाते हैं उसके, और उस काम में उनको मजा आने लग जाता है। तो बेरोजगारी भी इसका सबसे अहम कारण है, जो नशा खोरी बढ़ रही है और युवा हमारा नशे की तरफ जा रहा है। तो दूसरी एक और बात मैं डॉक्टर आनंद जी से पूछता हूँ। देखिए, आपको याद होगा हमारी माननीय राष्ट्रपति एक बार सबसे कर मेहर जी, आप अपना जवाब दें जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं एक छोटा सा दृष्टांत अपने इतिहास का देता हूँ, और ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। 2004 में यूनाइटेड नेशंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक रिपोर्ट पेश की थी तस्करी पे, इस नशे के बारे में एक रिपोर्ट पेश की 2004 में। उसमें दिखाया गया था कि कितना नशा बढ़ा हुआ है। जो कैनबिस है वो 8.75 मिलियन लोग उसको कंज्यूम करते हैं, और ओपिएट है, ओपियम धतूरा वगैरह है, 2 मिलियन है उसके कंज्यूम करने वाले। 2004 की बात है ये। सेडेटिव और बाकी केमिकल वगैरह जो कंज्यूम करते हैं वो 0.5 मिलियन से, यानी कि 5 लाख से ज्यादा है, 6 लाख। और हेरोइन के भी कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं। अब ये रिपोर्ट जब दी थी सरकार को 2004 में, सरकार ने सोचा, उस समय भी सरकार जब कांग्रेस के जस्ट आने से पहले और बीजेपी के जाने से पहले ये रिपोर्ट आई थी, और सरकार ने कहा कि इसको हम पब्लिक में नहीं करेंगे। और विश्वस्त सूत्रों से पता चला, किसी ऑफिसर ने बताया कि भाई ये इसलिए नहीं किया, इन्होंने कहा कि भाई इसका पूरा बुरा प्रभाव पड़ेगा कि इस देश में जहां संस्कृति है, जहां हिंदू संस्कृति है, उसमें इतना बड़ा व्यापक का धंधा चल रहा है। तो ये बात कह कर किसी चीज को कारपेट के नीचे खिसका देना, यानी कि नजरअंदाज कर देने से ये एक असुर की तरह फिर बाद में उभर के आया। अब जो मैं कह रहा हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एनआईए ने ऐसी रेड की हैं, और इसमें आपने देखा होगा मेरे जो माननीय वक्ता हैं दूसरी पार्टियों से, उन्होंने कहा इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन राजनेता ही इसमें पकड़े जा रहे हैं, राजनेता भी अपने ये काम करने में लगे हुए हैं। और जहां तक पुलिस का सवाल है,
पहली बात तो पुलिस से स्वतंत्र नहीं है। जैसा राजनेता बोलते हैं, जैसा कोई पार्टी पावर में होती है, जैसा होम मिनिस्टर बोलता है, उसी के हिसाब से चलते हैं। ये पुलिस का सिस्टम ही इतना खराब कर रखा है और नेताओं का स्तर इतना गिर गया है। तो इस वजह से मुझे पर्सनल नॉलेज है, पुलिस वाले इसमें कमीशन लेते हैं छोटे लेवल पे। जहां तक टाउन्स की बात है, जहां तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, इसलिए एनआईए को रेड करनी पड़ी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। बीट जिसकी होती है, जिस पुलिस वाले की, हालांकि ये बात सही है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इसमें पुलिस की संख्या बहुत कम है, 50% उनकी स्ट्रेंथ है और उससे काम नहीं चलता और वो भी वीआईपीओ के सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। इसलिए तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा इसके दो ही उपाय बंद करने के। एक तो है डिमांड वाला और एक सप्लाई वाला। भाई डिमांड बंद करने का तरीका है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को समझाना और जो इसमें संलिप्त हैं उनके बारे में चर्चा करना और उनको खिलाफ शिकायत करना। अब ये चीजें खासतौर पे डिमांड में आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई का। अब जैसे ये जिक्र हुआ कि भाई अडानी पोर्ट पे हुआ, ये इतने बड़े घोटाले और कोई अरेस्ट ना हो, ये तो बहुत गर्व की बात है। और ये जो नशीली दवाओं का जो फैल रहा है, ये व्यापारी है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी अम्बाला से हमारे सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पिछले महीने ये कहा था कि अब इनका रूट चेंज हो गया है। पंजाब में थोड़ी सख्ताई की वजह से ये उड़ीसा और बिहार वाला रूट ले लिया इन्होंने। मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे बाकी हैं बीजेपी से आते हैं प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल वाली बात की थी। दो चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एक है गोल्डन ट्रायंगल और है गोल्डन क्रिसेंट। चलिए, आपकी मेयर जी कुछ आवाज कट रही है, पूरी बात नहीं आ रही है। मैं वेद जी के पास जाऊंगा। वेद जी, जो बातें मेयर जी ने बताई, जितनी समझ में आई मुझे, और रेणु जी ने जो बताया, और उसके अलावा सांवरिया साहब ने बताया, बिल्कुल सही है। ये राजनीति का विषय नहीं है, पूरे हरियाणा का विषय है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हरियाणा के युवाओं को एक बेहतर होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, कभी चंडीगढ़ पुलिस में एक सिपाहियों की भर्ती हुई, उस भर्ती में पहले 70% हरियाणा के बच्चे सम्मिलित हो पा रहे थे, क्योंकि वो फिजिकली और सब चीजों में बिल्कुल फिट थे। और पंजाब के बच्चे हाफ जा रहे थे। उनकी स्थिति ये थी कि बुरी तरीके से हाफ जा रहे थे, वो दौड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि नशे के उसमें एक जाल में फंसे हुए लोग हैं। तो बहुत कम लड़के आ पाए। वही आज स्थिति यह है कि हरियाणा के बच्चे हाँफने लग गए। तो यह तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि आखिर हरियाणा के बच्चे जो फिजिकली सबसे ज्यादा फिट माने जाते थे, एक जमाने में पंजाब के भी माने जाते थे, आज क्यों ये स्थिति हो रही है? क्यों हरियाणा का ये हालत हो रही है? और इस पर संजीदा क्यों नहीं है? सभी दलों को मिलकर इससे लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हम सबके हैं, भविष्य हम सबका है और सारे लोगों का इससे नाता है। जी वेद जी। अजय शुक्ल जी, आपको, भाई विजेंद्र रेणु जी को, डॉक्टर आनंद जी को, मेहर सिंह जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आप लोगों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि नशे का राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं है। नशे को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं वो राजनेता और पुलिस ही है। इसलिए राजनीति का और नशे का सीधा संबंध है। अगर हम इस कटु सत्य से भागते हैं तो हम स्थिति का सही ढंग से आकलन भी नहीं कर पाएंगे और उस पर नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 2014 से पहले की स्थिति में लाना चाहता हूं। 2014 को जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, तब हरियाणा में 2 और 3 जिलों में ही नशे का खेल था, केवल 2-3 जिलों में सीमित था। जब पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा नार्कोटिक्स ब्यूरो बनाया तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हरियाणा के अंदर 11 जिलों के अंदर ये नशे का कारोबार फैल चुका है। और आज हालत ये है कि हरियाणा में अब 14 जिलों के अंदर नशे का कारोबार फैल चुका है। हरियाणा के अंदर पहले जो नशा आता था वो केवल पंजाब से और राजस्थान के जो गंगानगर का जो क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, उससे थोड़ा सा आता था। बल्क में नशा
फरीदाबाद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार तक ही सीमित था, थोड़ा बहुत अंबाला में आता था, ये पंजाब से आता था। अब नशे का ये बहुत बड़ा स्वरूप हो गया। क्या हो गया? पंजाब से तो आ ही रहा है, नहीं, पाकिस्तान के द्वारा जो पंजाब और राजस्थान से आता है वो तो आता ही आता है। उसके अलावा 3 नए सेंटर और खुल गए। हम नेपाल से हमारे यहाँ नशा आने लग गया, तराई से के द्वारा यूपी से आने लग गया, उत्तराखंड से आने लग गया, दिल्ली से आने लग गया, और उसका सारा जो हब है, सेंटर है नशे का इकट्ठा करने का, वो हरियाणा बन गया। इसलिए हरियाणा में ज्यादा रेड हो रही है। अब हरियाणा में नशे को पकड़ने के लिए 4 तरह की सिस्टम मौजूद है। लोकल पुलिस, जिसके पास पहले भी अधिकार था, एनसीबी जो केंद्र की है, और हरियाणा की नारकोटिक ब्यूरो एक अलग है, और केंद्र की एनआई अलग है। 4 तरह की संस्थाएं होने के बाद भी हरियाणा में नशा घटने की बजाय बढ़ क्यों रहा है? इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। और एक 5वां केंद्र और हो गया पूरे इसके अंदर। अगर आप ईमानदारी की बात करें और सत्य बोलने की हिम्मत करें, तो आज सबसे बड़ा नशे का जो केंद्र है, जहां से नशा सप्लाई होता है, वो अडानी पोर्ट है। अडानी पोर्ट्स के अंदर जो ईरान से, तुर्किस्तान से, उधर से जो समुद्र के रास्ते जो आता है कंट्रोल के अंदर माल, वो सबसे ज्यादा नशा अडानी पोर्ट पर आ रहा है, और वो हजारों करोड़ का है, हजारों करोड़ का है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हजारों करोड़ का नशा डीआरडीओ जो होता है हमारा, क्या डीआरओ नाम है या डीआरडीओ क्या नाम, मैं माफ करना मुझे उसका पूरा नाम नहीं मालूम, वो रेवेन्यू का ही है, उसने पकड़ा। डीआरआई ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद भी उस मामले को दबा दिया गया। आपको आश्चर्य होगा, अडानी पोर्ट के जो प्रबंधक हैं, उनसे एक बार भी बात नहीं की गई। वो कहते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो केवल मात्र हमारे यहाँ आता है माल, और हम जो जिसका होता है उसको दे देते हैं। भैया संबंध ये कैसे संभव है कि जिस पोर्ट से वो नशा चढ़ा, चाहे वो ईरान के आया हो, चाहे इराक से आया हो, चाहे तुर्क से आया हो, जिस रास्ते से आ रहा है, वेद जी इसमें एक प्रक्रिया बता दूं कि जब माल लोड किया जाता है तो स्कैन किया जाता है, और उसके बाद में जब उतरता है और जाता है तब भी स्कैन होता है। तो अब पल्ला झाड़ने को तो कोई झाड़ ले, लेकिन सच्चाई है। मैं शुक्ल जी आपकी बात को ही तो समर्थन करते हुए यही तो कह रहा हूं कि जहां ये माल लोड होता है उनकी भी मिली भगत होती है, और जहां माल उतरता है उनकी भी मिली भगत होती है। तभी तो मैंने कहा हजारों करोड़ का नशा पकड़ा गया है। जो नहीं पकड़ा जाता वो एक अलग इशू है। जो पकड़ा गया अडानी पोर्ट का, डीआरआई ने पकड़ा, आज तक उस पर हमने जांच तक नहीं की, हमने उनको बुलाया भी नहीं। दूसरा, जो एनसीबी जो जिसका मैंडेट ही है कि वो बड़े जो नशे के कारोबारी हैं उनको पकड़े, वो क्या कर रही है? बड़े इंटरनेशनल कारोबारियों को नहीं पकड़ती। आप बॉम्बे के अंदर उसका नग्न स्वरूप आपके सामने आ गया। अब तो सरकार, जो विपक्ष आरोप लगाता था श्री समीर वानखेड़े पर कि वो करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा है, अब तो खुद सरकार ने सीबीआई की जांच कर दी कि 25 करोड़ रुपया तो उसने केवल मात्र आर्यन वाले केस के अंदर उगाही की थी। तो क्या कोई एक एनसीबी का जोनल अधिकारी करोड़ों रुपए की उगाही, हमने उस समय भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि कम से कम इसने 500 करोड़ की उगाही की है। तो करोड़ों रुपए की उगाही क्या एक छोटा सा एनसीबी का ऑफिसर बिना सत्ता संरक्षण के कर सकता है? और सरकार उसको मानने को तैयार नहीं थी। तो ये जो खेल हो रहा है सारा, ये सारा खेल पिछले 8-9 सालों के अंदर कुछ ज्यादा बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ये खेल नहीं था, पहले भी ये खेल था, परंतु 8-9 सालों में तो ये 4-5 जगह बढ़ गया। पहले तो केवल हमारे पास 2 ही सेंटर थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब तो 4-5 सेंटर खुल गए, और ये जो नशे का जो खेल है, बिल्कुल। लेकिन मैं वेद जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास।
मैं इसी पे आता हूं। मेहर जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी और तो मैं उसी पे आगे बढ़ता हूं कि सबसे बड़ी बात ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो एक चीज हो गई। जो फैल रहा है वो लोकल लेवल पे फैलता है। लोकल लेवल के नेटवर्क ही उसे बेचते हैं। कोई 2 पुड़िया बेचता है, कोई 10 पुड़िया बेचता है, कोई 100 पुड़िया बेचता है। तो इस तरह के खेल चलते हैं। तो ये खेल तो लोकल इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस और लोकल राजनीतिज्ञ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो क्या हरियाणा में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसे उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है जैसे करना चाहिए? मेहर जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो उनके निहित काम है उन्हीं को नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो मिली भगत है, तो क्या करेंगे आप उसमें? 2-4% होंगे भी, अगर वो बोलेगा तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। सरकार जब तक, लीडरशिप जब तक ईमानदार और प्रभावी नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, कितना के जागृति फैला रही है सरकार इस बारे में, कितने सेमिनार, कितने कॉन्फ्रेंसेस और कितने सेंटर खोल रही है जिसकी वजह से इसको रोका जा सके। देखो, डिमांड अगर कम कर दोगे तो सप्लायर नहीं सप्लाई कर पाएगा। अगर लोगों की डिमांड ही नहीं होगी तो आप जागृति फैलाइए, आप लोगों को बताइए, इसके नुकसान बताइए, जगह जगह जाके कैंप कीजिए। तो ये तो कर नहीं रहे आप। और सप्लायर को, बड़े को भी नहीं पकड़ रहे, बीच वाले को तो उसको पकड़ लेते हैं। अब जैसे हमारे विद्रोही जी कह रहे थे अडानी को नहीं पकड़ते, उधर नहीं पड़ते। अभी विद्रोही जी आपको तो हमारे से भी ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आपको पता है मित्रों, चलिए मैं विजयन जी के पास आऊंगा। विजयन जी, जिस तरह की सारी स्थितियां हैं, आपने सारी बातों को सुना, तो जो हालत है हरियाणा में, जिस तरीके से, आपसे भी वही सवाल है कि लोकल लेवल पे जिस तरह से फैल रहा है वो अपने आप में चिंताजनक है। हरियाणा की पूरी नसों को जो है जहरीला बना दिया जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा? हमारे हरियाणा के युवा एक समय में आइकॉन के रूप में देखे जाते थे फिजिकली, यदि बात करें, आज उनका फिजिकल वो गिर रहा है, मेंटल गिर रहा है। और जो आप समस्याओं पे बात कर रहे थे तो उसे पूरा करें जी विजय। हाँ, देखिए अजय जी, जो नशा है वो तो फिजिकली भी डिफेक्ट लाता है बॉडी में और मेंटली भी कमजोर करने का काम करता है। दोनों तरीके से ही कोई भी नशा है वो मारने का काम करता है और कहीं ना कहीं हमारे युवा बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। हमने ऐसे भी देखे हैं, जो नशेड़ी व्यक्ति होता है वो छोटी छोटी चोरी करके भी अपना उस नशे को पूरा करने का काम करता है। और चाहे उसको घर से चोरी करनी पड़े, चाहे बाहर से, किसी भी प्रकार से वो बड़ा चिल्लाता कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। तो उसको जरूरत तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उसकी कि उसके बगैर वो जी नहीं सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन आपने किया, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका कि भाई ये छोटे छोटे तो काम जो पुड़िया बिकती है थोड़ी थोड़ी 5, 10, 7, 4, ये तो लोकल प्रशासन ही को रोक सकता है। लेकिन अजय शुक्ल जी, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि जो छोटी छोटी पूड़ियां बेचने वाले हैं 5-5, 10-10, उनके ऊपर का जो आपका है, जो 1500 पूड़ियां बेचता है, उसकी हर जगह पहुंच होती है और वो बता देता है कि यहाँ से आपको जाना है, यहाँ से आपको आना है। पूरा जो रोड मैप उनको दिया जाता है। और जो 1000-2000 पूड़ी बेचने वाला होता है उसका वो ऊपर जो आपका है वो डायरेक्ट सरकार के टच में होता है और वो सारी इंक्वायरी इनको दी जाती है, जानकारी दी जाती है, भाई इस प्रकार से कर लीजिए। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, भाई सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र होता है, अगर सरकार अपने पर आ जाए और सरकार ये फैसला कर ले कि भाई एक पुड़िया भी हम हिंदुस्तान में नहीं घुसने देंगे, तो क्या मजाल हो गया। अभी विद्रोही जी ने कितना बड़ा उदाहरण आपके सामने दिया और बड़ी अखबारों में भी छपी थी ये बातें कि अडानी पोर्ट के ऊपर कई 1000 करोड़ की जो नशा वो पकड़ा जाता है, ठीक है, और उसके बाद DRI वो पकड़ लेती है और उसको बुला करके पूछा भी नहीं जाता है कि भाई, और उसने 1 मिनट में पल्ला झाड़ दिया। आपने बताया कि दोनों जगह स्कैन होता है, तो क्या वो स्कैनिंग मशीन उसको नशे के पदार्थों को पकड़ नहीं पाते क्या, या क्या वो ऐसी? तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि ये मिलजुल करके सारा काम किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में ले लीजिए, पिछला विधानसभा सत्र को उठा करके देख लीजिए, अजय सिंह चौटाला ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि मेरे सिरसा में 40 युवा नशे की चपेट में आकर के मर गए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा था,
एक लेडीज खड़ी होकर के चिल्ला रही है कि मेरा बेटा नशे के कारण मौत का कारण बन गया, मर गया। वो कोई सुनवाई नहीं, उसको धमका दिया। खुद अजय सिंह चौटाला ने बार बार, एक शराब का घोटाला था, सोनीपत में जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं। भाई एक बात मुझे बताइए, सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 100 व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 5 को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो 100 वाला बढ़िया जो 100 को कंट्रोल करता है, या जिससे 5 भी कंट्रोल नहीं हो रहे वो बढ़िया? तो 100 वाला बढ़िया जो 100 आदमियों को कंट्रोल कर ले। तो कंट्रोल करने की क्षमता सरकार के हेड की होती है, या सरकार की होती है, या संबंधित मिनिस्टर की होती है। अगर संबंधित मिनिस्टर या हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी सच्ची नीयत से उसको रोकना चाहे, और उसका ये खौफ हो, उसका ये हो कि भाई गलत को ये सहन नहीं करेगा और गलत को माफ नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उस बात का पर नियंत्रण होता है। लेकिन जब ये हो जाए, कोई बात नहीं यार, पकड़े गए तो छुट करके फिर आ जाएंगे, ले दे करके छुट जाएंगे। तो जब ये इस तरह की ढुलमुल नीति अपनाई जाती है अजय जी, तो फिर कंट्रोल आप नहीं कर सकते। चाहे आप फैमिली हेड है, फिर भी नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली को कंट्रोल नहीं कर सकते यदि आपकी ढुलमुल नीति है। तो जी, मैं ब्रजेंद्र जी की बात से सहमत हूं। वेद जी, एक सवाल आपसे भी है कि जो ब्रजेंद्र जी ने कहा, वो घटना हुई इतनी बड़ी कि मुख्यमंत्री के सिरसा में कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने इस मुद्दे को उठाया कि, और जब उसे उठाया तो उसको जिस तरीके से चीजें हुई वो पूरा वायरल हुआ है। आपकी पार्टी ने भी ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया है। तो मैं ऐसी स्थिति में समझता हूं, आप मुख्य विपक्षी दल है, आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? वेद जी, देखिए शुक्ल जी, हमने इस मुद्दे को उठाया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हरियाणा का तो हेड माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं पुलिस को कि ये महिला बहकाई हुई है, गुमराह की हुई है, इसे उठाओ, बाहर फेंको, इसे विपक्ष वालों ने भेजा है। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। हो सकता है मैं मुख्यमंत्री जी को ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं कि विपक्ष ने ही बहका कर भेजा था, मान लो, फिर भी मुख्यमंत्री जी का ये काम होता है कि वो बात सुने। वो गए तो जनसंवाद सुनने थे। उसने कहा कि मेरा पति मर गया है नशे से, बेटा मर गया, और नशे वाले का उसने नाम बताया कि वो नशा है, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मेरी हालत खराब है, मेरी सुनो बात, इस पर एक्शन लो। उसकी वो खुद भी थी और उसकी बहू भी थी जो विधवा हुई थी, दोनों विधवाएं थी। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनने की बजाय उनसे पुलिस से भगवा दिया। अब आपने एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा था कि जो नशा जो छोटी छोटी पुड़ियों में बिकता है, देखिए जितने नशेड़ी हैं, बड़ा हर जिले के अंदर कौन बड़े नशे के व्यापारी हैं, पुलिस एसपी को पता रहता है। किस थाने के अंदर कौन कौन लोग ड्रग पेडलर्स हैं, हर थानेदार को पता रहता है, और बाकायदा उनसे मंथली ली जाती है और सारा खेल उनकी मिली भगत से होता है। ये बिल्कुल चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं फाइनल लास्ट बात, मैं किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि राजनेता चाहे ए दल का है चाहे बी दल का है, पुलिस, प्रशासन, ये सारे मिलकर इन नशेड़ियों को संरक्षण देते हैं, उनसे उगाही करते हैं। इसलिए नशे का कारोबार फैल रहा है। तो हरियाणा के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। मैं सांवरिया साहब के पास जाऊंगा। सांवरिया साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी, फाइनल कमेंट आपके पास कि जो स्थितियां हैं इनमें आप कैसे देखते हैं, कैसे निपटेगी आपकी सरकार, कैसे निपटेगी, और ये जो छोटे छोटे से हर मोहल्ले में खुल गए हैं, इनसे कैसे निपटेंगे और आपकी सरकार क्या कर रही है? जी बिल्कुल अजय जी, मैंने पहले ही सबसे प्रार्थना की थी कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि सारे राजनेता हैं, कहीं ना कहीं बात घूम फिर के राजनीति पे ही आ गई। अब देखिए मेहर सिंह जी ने कहा, और बड़ी बड़ी बात, देखिए आनंद जी, आप कोई सिर्फ क्षेत्रीय स्तर की
देखिए, आप कोई क्षेत्रीय स्तर की भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं, आप प्रधानमंत्री के टीम से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको आग्रह किया कि आप बैठे, क्योंकि यह समस्या पूरे हिंदुस्तान की है और हरियाणा की बड़ी हो रही, क्योंकि हरियाणा में नशा नहीं होता था, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। मैं उसी पे अजय जी कहना चाह रहा था कि हमने यही कहा था कि आज के टॉपिक पे हमने सॉल्यूशन ढूंढना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। अब मेहर सिंह जी ने तो सब बातें वही शुरू कर दी कि हमारे यहाँ ने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शराब के बारे में तो जो काम दिल्ली ने किया है, आज मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस के लोग होते हैं वो वीआईपी सिक्योरिटी में होते हैं। तो अजय जी, इस प्रॉब्लम को, जो कि सारे कंट्री के लिए जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सब लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा। हमारी भारत सरकार जो है पूरी तरह से, उसकी एजेंसियां सक्षम है। अभी विद्रोही जी ने अडानी पोर्ट की बात की। अडानी पोर्ट पे जो नशा पकड़ा गया था, वो जितना भी नशा पकड़ा जाता है वो डिस्ट्रॉय होता है, और इसके पीछे उसकी जो इंक्वायरी, ये कह देना कि जी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, आज ये टॉपिक नहीं है। अब टॉपिक ये है कि नशा आता है, बिकता है, और बिकता है वो सबकी मिली भगत से बिकता है। तो वो जो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस करना है, जैसे अजय जी आपने बताया था। सबकी नहीं, सरकार की मिली भगत से बिकता है। सब जितना सरकार की मेहर जी का भी सवाल जोड़ ले, मेहर जी भी कह रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सरकार की मिली भगत से बिकता है। जो हमारा यूथ है वो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, सारी कंट्री उस पे डेवलप होनी है, उसको बताना। मैं डॉक्टर होने के नाते बता देता हूँ कि नशा जितना नुकसान खाली उस आदमी को नहीं मारता, फैमिली को मार देता है। और अभी ये सरकार डॉक्टर साहब की आवाज वो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं अब चर्चा को फाइनली समाप्त भी करूंगा, क्योंकि को कैरी में हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ये सरकार वाकछल में माहिर है, जुमलेबाजी में माहिर है, और किसी करने का जी कंट्रोल नहीं करती है। सुकल जी लास्ट बात देखिए, मैंने बड़ी गंभीरता से कहा कि 2014 तक हरियाणा के 3 जिलों के अंदर नशा था, अब वो 9 सालों में 14 जिलों में कैसे फैल गया? स्वाभाविक सी बात है। अब ये चर्चा चूंकि समाप्त करने का वक्त आ गया है, और चूंकि मैं डॉक्टर साहब फंस रहा है उनका नेटवर्क, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, यह राजनीति का वास्तव में विषय नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूं। यह राजनीति का विषय है इस बात के लिए कि राजनीति सरोकारों की होनी चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद ना हो, हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य बर्बाद ना हो, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मत होकर के इसको खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि जहां कहीं किसी भी दल से सूचना मिले वो तत्काल कार्रवाई करे, और बाकी लोगों की भी यही जिम्मेदारी बनती है, इसे उड़ता पंजाब ना बना दे, हरियाणा को हरियाणा ही रहने दे। वो हरियाणा जो हेल्दी हरियाणा था, वो हरियाणा जो खेलों में अव्वल, जो हरियाणा जो किसानी में अव्वल, तो उस अव्वल हरियाणा को इतना बर्बाद ना करें कि यहाँ के बच्चे नशे में डूब करके उड़ता हरियाणा बन जाएं। तो उड़ता हरियाणा ना बने, इसके लिए आप सबसे आग्रह है। इसी के साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे कुछ और विषय के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।